नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए भाई, आप लोग क्लास में आ चुके हैं और हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई देखो, इस चैप्टर के अंदर आप क्लास में आए हैं तो इस क्लास से इस चैप्टर को पूरा याद करके जाएंगे। एग्जाम तक आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल छप चुकी होगी कि इस चैप्टर के अंदर ये चीजें दी गई है और आपको पूरी याद होगी। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक इस क्लास को देखना है। देखिए भाई, इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करते हैं वो आपके कौन कौन से हैं। जनन स्वास्थ्य समस्याएं और उसकी कार्यनीतियां, जनन संख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, सहगर्भता का चिकित्सकीय समापन, यौन संचारित रोग और बंध्यता, ये जो टॉपिक है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई स्वास्थ्य है क्या चीज। हमें लगता है कि केवल अगर कोई व्यक्ति जो है या कोई इंसान जो है स्वस्थ है शारीरिक रूप से तो वो हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये बात सही है क्या कि अगर कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो पूरी तरीके से स्वस्थ है? नहीं ना। तो देखिए, आपके WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनके अनुसार जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है भाई। जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक में सामाजिक स्वास्थ्य है। यानी कि एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, मनोवैज्ञानिक तौर पे भी स्वस्थ हो, शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ हो और आपके भावनात्मक तौर पर भी स्वस्थ हो। अब भाई मान लो कि शारीरिक रूप से तो बढ़िया बेचारा हट्टा कट्टा है लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर से नहीं है, तो क्या वो स्वस्थ होगा? नहीं। तो WHO ने अपनी ये परिभाषा दी। अब बात करते हैं यहाँ पर जनन स्वास्थ्य की कि भाई जनन से संबंधित क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये क्या क्या चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियों के बारे में। देखो भाई, जो भारत है ना इस चीज में बड़ा ही सबसे आगे है। उसने क्या किया है, राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय योजना व कार्यक्रमों की शुरुआत करने वाला जो हमारा भारत है वो क्या है भाई, पहला देश है। अब सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भाई जनसंख्या विस्फोट जिस तरीके से हो रहा है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, तो ये चीजें तो सोचनी बनती है। कार्यक्रम का नाम है परिवार नियोजन या फिर परिवार कल्याण। इसकी शुरुआत हुई 1951 के अंदर और भारत ही ऐसा पहला देश है ये कार्यक्रम शुरुआत करने वाला। ठीक है, चलिए जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्र में बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम जो है आपके यहाँ पर किसने किए हैं, जनन व बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत ये किए जाते हैं। ये बेसिक सी आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडिया जो है एक पहला देश है या सबसे पहला ऐसा देश है जिसने इन जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं उनके लिए जो कार्यक्रम है वो चलाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा अपना यहाँ पर या तो आपके कुछ जन्म नियंत्रण की विधियों से या फिर आपके कुछ यहाँ पर बंध्यता के बारे में दिया हुआ है, कुछ आपके वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के अंदर से ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण की। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है कि भाई एकदम से जनसंख्या बढ़ रही है। आजादी से पहले जनसंख्या कम थी लेकिन आजादी के बाद जनसंख्या एकदम बढ़े जा रही है। पहले तो हमारा देश फिर भी थोड़ा पीछे था, अब तो हमारा देश सबसे आगे हो रहा है ना। जनसंख्या के मामले में जो विस्फोट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? देखो, जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि भाई चिकित्सा से संबंधित जो अपनी कार्यनीतियां हैं या फिर अगर अपन बात करें कि जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी कि इन स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके लिए चिकित्सकों की भी बहुत
व्यवस्था है, बहुत दवाइयाँ, कुछ ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसकी वजह से हम जो है इस स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाते हैं, जिसकी वजह से ही आपके क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अब आप कहोगे कि मैम जनसंख्या विस्फोट से इसका क्या लेने देना। अरे भाई, जब टेक्नोलॉजीज यहाँ पर मिलेंगी तो क्या मृत्यु दर में कमी आएगी, नहीं आएगी। अब जब मृत्यु दर में कमी आ रही है, मरने वालों की संख्या कम हो रही है, तो अपने आप जनसंख्या में विस्फोट होगा नहीं होगा। अब देख लो, आजादी से पहले कितनी जनसंख्या थी और आजादी के कुछ ही सालों में कितनी जनसंख्या हो गई, तो उसे अपन कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। की मृत्यु दर में क्या हो रही है, कमी। अब पहले जैसे इतने साधन उपलब्ध नहीं थे, तो साधन उपलब्ध नहीं थे तो क्या, बच्चे जब पैदा होते थे वो किसी न किसी कारण से मर जाते थे, या किसी बीमारी की वजह से मर जाते थे, या फिर ऐसा होता था कि माँ जब जन्म देती थी बच्चे को तो माँ भी मर जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में क्या आई है, कमी आई है, और मृत्यु दर में तीव्र गिरावट की वजह से ही आपके जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ठीक है, अब जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो क्या इसको नियंत्रित करना जरूरी है कि नहीं है। जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जनसंख्या पता नहीं कहां पार लग जाएगी, है ना। देखिए, अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जन्म नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा क्या क्या प्रबंध या उपाय जो है हम कर सकते हैं या किए गए हैं। सबसे पहले क्या होता था कि कम उम्र में शादी हो जाती थी, जल्दी शादी कर देते थे, तो जल्दी शादी करने की वजह से बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते थे। आपने देखा होगा पहले के जमाने में एक ही जो कपल होता था, जोड़ा होता था, उसके 10-10, 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन अब के जमाने में ऐसा नहीं होता। अलग अलग तरीके के श्लोक आप लिखे हुए देखते होंगे दीवारों के ऊपर, बच्चे दो ही अच्छे, है ना। ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। इसी के तहत जो लड़का और लड़की है उसकी शादी की उम्र भी तय की गई है। क्या, लड़की की जो शादी की उम्र है वो रखी गई 18 साल और पुरुष की जो है वो रखी गई 21 साल, क्योंकि इसके कम उम्र पर अगर विवाह करा दिया जाता है तो वो आपके बाल विवाह कहलाता है, जो कि एक कानूनन अपराध है। तो यहाँ पर इसकी जन्म संख्या नियंत्रण के लिए, जन्म नियंत्रण के लिए भाई विवाह की एक आयु निश्चित की है। दूसरा, लघु परिवारों को बढ़ावा दिया गया है। लघु परिवारों को बढ़ावा, जैसे कि आपके बच्चे दो ही अच्छे, है ना, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसी बहुत सी बातें जो है आपने दीवारों पे लिखी देखी होगी। तो सरकार के द्वारा जो है ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें छोटे परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाता है और उनको बढ़ावा दिया जाता है। अब भाई इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तभी तो सारे लोग जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, ग्रहण करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई कम बच्चे या छोटा परिवार हो वही अच्छा है ना। अगला देखिए, प्राकृतिक परंपरागत रोध यानी कि बैरियर, आईयूडीज, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक टीका रूप में अंतरोपण में शल्य क्रियात्मक विधियां, यानी कि कुछ ऐसी कृत्रिम विधियां अपनाई जाती है किसके लिए, जन्म नियंत्रण को रखने के लिए, यानी कि बच्चे पैदा नहीं हो इसके लिए बहुत सारी ऐसी युक्तियां, बहुत सारी ऐसी विधियां जो है यहाँ पर अपनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर अपन बात करें उदाहरण के लिए, तो देखो जैसे कुछ ऐसी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो कि शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को रोके। अब जब आपके शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे नहीं, दोनों दूर दूर रहेंगे, तो क्या बच्चा बनेगा, नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनको प्रयोग करने से शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को रोका जा सकता है और जनसंख्या पे नियंत्रण पाया जा सकता है। क्लियर सी बात है। यहाँ पर ये उन्हीं के उदाहरण आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि प्राकृतिक और परंपरागत विधियां, जैसे कि अगर अपन बात करें कि ऐसा कहा जाता है कि अगर एक जो माँ है उसने एक शिशु को जन्म दिया है, अगर वो बहुत लंबे समय तक 6 महीने या 1 साल तक अपने शिशु को स्तनपान करती है तो उसमें आत्व चक्र यानी कि मासिक चक्र दोबारा चालू नहीं होता। अब जब मासिक चक्र चालू नहीं होगा तो नया बच्चा भी नहीं होगा। दूसरी बात करें वीर्य स्खलन की, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर नर के द्वारा जो शिश्न है वो मादा की योनि से पहले ही बाहर निकाल दिया जाए, वीर्य स्खलन से पहले ही, तो आपके नए बच्चे पैदा होने से रोका जा सकता है। ये कुछ आपके प्राकृतिक विधियों के अंदर आते हैं। जब बात करते हैं हम रोध की, बैरियर की, बैरियर या रोध का मतलब होता है जो किसी चीज को रोके, यानी कि बीच की दीवार एक तरीके से।
तो रोध में यहाँ पर कॉन्डोम्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि नर और मादा कॉन्डोम अलग अलग यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। इन रोधों के द्वारा, इन बैरियर्स के द्वारा, इन कॉन्डोम्स के द्वारा शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता, जिससे जन्म पर नियंत्रण किया जा सकता है नए बच्चे के। आईयूडीज जिन्हें अपन कहते हैं क्या, जैसे कि कॉपर टी की बात करें तो इनको क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर सीधे ही अंतर्रोपित किया जाता है, जिसकी वजह से आपके जो शुक्राणु हैं उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, उनकी जो एक्टिविटी है या फिर उनकी गतिशीलता है वो कम हो जाती है और वो अंडाणु से नहीं मिल पाते। तो ऐसी कुछ विधियों का उपयोग किया जाता है। कुछ मुंह से लेने वाले योग्य गर्भ निरोधकों का उपयोग, जैसे कि कुछ ऐसी गोलियां आती हैं जो कि क्या करती है, गर्भ धारण से रोकती है। तो कुछ ऐसी विधियां होती है या शल्य क्रियात्मक विधियों की अगर अपन बात करें तो जो नर है उसके अंदर शुक्र वाहिकाएं जो होती हैं उनको काट के बांध दिया जाता है। अब शुक्र वाहिकाओं का क्या काम है, शुक्राणु को लेकर जाने का कार्य करती है। अब जब उन्हीं को काट के बांध दिए तो शुक्राणु आगे जाएंगे नहीं, तो ये आपके नर के अंदर किया जाता है शल्य क्रियात्मक विधि, जिसे अपन कहते हैं वासक्टॉमी। ऐसे ही यहाँ पर मादाओं के अंदर किया जाता है, उनकी जो फैलोपियन नलिका होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसको काट के बांध दिया जाता है, जिसे अपन कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो इन विधियों के द्वारा जन्म पे नियंत्रण पाया जा सकता है। बात आई समझ में यहाँ पे? आगे देखिए, जन्म नियंत्रण की विधियों की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो जन्म नियंत्रण की विधियों से मतलब क्या है? हमें पता है कि जब एक शुक्राणु जाके मिलता है किससे, शुक्राणु जाके निषेचित करता है एक अंडाणु को, शुक्राणु जाके निषेचित करता है किसको, यहाँ पर अंडाणु को निषेचित करता है, तभी तो जाके युग्मनज का निर्माण होता है। अब मान लीजिए जब एक शुक्राणु ही अंडाणु को जाके नहीं मिलेगा तो क्या युग्मनज बनेगा? नहीं बनेगा अपना युग्मनज, है ना। तो इसके लिए कुछ ऐसी विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। पहला है आवधिक संयम। आवधिक संयम से आप क्या समझते हो? देखो, जब अपन बात करते हैं ना मासिक चक्र की, एक लड़की के अंदर जब मासिक चक्र की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब अपन बात करते हैं तो जैसे कि पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ते हैं आत्व चक्र के बारे में, तो वहां पर ये जो मासिक चक्र होता है वो लगभग 28 दिन की व्यवस्था होती है भाई, एक है ना, 28 दिन का एक चक्र होता है, जिसमें आपके 14th डे के आसपास 14वें दिन पे क्या होता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। क्या होगी? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी, यानी कि जो अंड कोशिका है वो तैयार होती है निषेचन के लिए, एकदम फैलोपियन नलिका के अंदर बैठी हुई कि आए भाई शुक्राणु और मैं जो है फर्टिलाइज हो जाऊं, निषेचित हो जाऊं। तो यहाँ पर अगर आवधिक संयम रखा जाए, अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र है, वो जरूरी नहीं है सबके अंदर 28 दिन का हो, ये आपके वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि एक के अंदर हो सकता है 28 दिन का हो, दूसरे के अंदर हो सकता है 30 दिन का हो। तो यहाँ पर अगर आवधिक संयम रखा जाए, इन दिनों में अगर क्या किया जाए, मैथुन की प्रक्रिया ना हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए, तो क्या बच्चा पैदा होने से रोका जा सकता है? बिल्कुल। दूसरा देखिए, बाह्य स्खलन यानी कि अंतरित मैथुन के जब पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से पहले शिश्न को योनि से बाहर निकाल दे, यानी कि अगर अपन बात करें यहाँ पर कि जो वीर्य है जिसे अपन कहते हैं सीमेन, ठीक है, तो जो सीमेन को अगर किसमें, योनि में डालने से पहले ही शिश्न को बाहर निकाल दिया जाए, तो जब सीमेन शरीर के अंदर नहीं जाएगा, वीर्य शरीर के अंदर नहीं जाएगा, तो क्या वो अंडाणु से मिलेगा? नहीं। तो इस प्रकार से बाह्य स्खलन के दौरान ये क्या है, आपकी प्राकृतिक विधियां हैं किसकी, जन्म नियंत्रण की। आगे देखिए, थर्ड स्तनपान अनातर्व, यानी कि अगर एक माँ है वो किसी शिशु को जन्म देती है, तो अगर वो एक टाइम तक अपने शिशु को स्तनपान करती है तो उसके अंदर मासिक चक्र स्टार्ट नहीं होता। अब जब मासिक चक्र स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपके अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया भी नहीं होगी और शुक्राणु के अंडाणु से भी नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर आपके निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग व आतर्व चक्र शुरू नहीं होता है। ये कुछ क्या है, आपकी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधियों के अंदर आती है। अगला देखिए, चौथी विधि है भाई, 3 तो अपन ने देख ली प्राकृतिक विधियां जो है,
चौथी है आपके क्या, रोध यानी कि बैरियर्स। रोध का मतलब क्या होता है, जो शुक्राणुओं को रोके, कहां से भाई, शुक्राणुओं को रोके कहां तक जाने के लिए, अंडाणु के पास जाने के लिए। बैरियर का मतलब होता है एक तरीके से गेट या दरवाजा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बैरियर है उसमें अपन किसको यूज में लेते हैं, कॉन्डोम्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कॉन्डोम्स का प्रयोग किया जाता है। मार्केट के अंदर स्त्री यानी कि मादा और नर दोनों के लिए कॉन्डोम्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। भाई देखो, एक तो इनका ये उपयोग सही है कि भाई जन्म नियंत्रण किया जा सके। पहला प्रयोग तो इनका ये सही है क्योंकि शुक्राणु जाके अंडाणु से नहीं मिलेगा। दूसरा इनका प्रयोग से क्या होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, यौन संचारित रोग होते हैं, उनसे भी बचा जा सकता है। किससे, यौन संचारित रोगों से भी बचा जा सकता है। किसका प्रयोग करके, कॉन्डोम का प्रयोग करके, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्डोम्स जो है वो इस तरीके से लेटेक्स होते हैं, जो कि आपके नर के लिए और मादा के लिए दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। देखिए यहाँ पर रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु व शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों के लिए होते हैं। कॉन्डोम लेटेक्स या पतली रबर के बने होते हैं। गर्भधारण के साथ साथ यौन संचारित रोग व एड्स से भी बचाव करते हैं। जो भी आपकी यौन संचारित रोग है, अगर अपन बात करें यौन संचारित रोगों की, तो आपके कौन कौन से आ जाते हैं, देखो जैसे सिफिलिस हो गया, है ना, जीवाणु से होने वाला रोग है सिफिलिस। इसके बाद अपने गोनेरिया है, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। अगर अपन बात करें वायरस से होने वाला रोग की, तो एड्स जो है अपने वायरस से होने वाला रोग है। यानी कि ऐसे कुछ रोग है जिनसे बचा जा सकता है कॉन्डोम्स का प्रयोग करके। क्लियर, आगे देखिए, डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, वॉल्ट और रबर के बने रोधक उपाय, ये सब क्या है, आपके रोधक है, बैरियर से, जो कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकते हैं। स्त्री के जनन मार्ग में सहवास से पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, अब जब गर्भाधान ही नहीं होगा, यानी कि शुक्राणु अंडाणु तक ही नहीं गए, तो क्या गर्भाधान होगा? नहीं भाई, प्रेगनेंसी थोड़ी होगी जब शुक्राणु अंडाणु से मिलेंगे ही नहीं। तो और इनको क्या किया जा सकता है, इनको जो है पुनः यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कॉन्डोम्स है, उन्हें पुनः यूज नहीं किया जा सकता, एक बार यूज करके उन्हें फेंक दिया जाता है, बट इन्हें जो है अपन पुनः यूज कर सकते हैं। क्लियर, आगे देखिए, अगली जो विधि है वो है आपकी अंतः गर्भाशय युक्ति, जिसे अपन कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नाम है इनका IUD। क्या है? IUD नाम होता है। देखो इनका, इनमें क्या किया जाता है, जो फीमेल होती है ना, फीमेल की जो वेजाइना है, योनि, इस योनि से होते हुए गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर जो है कुछ युक्ति रख दी जाती है ना, इनको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। औषधि रहित IUD, जिसे अपन कहते हैं लिपेस्लू। अब देखो, ये कुछ आपको दिख रही है, नजर आ रही है, ये क्या है? आपके कॉपर टी। ये क्या है? आपके कॉपर टी। इनको गर्भाशय के अंदर रख दिया जाता है। अब गर्भाशय में क्या होता है कि इनके द्वारा जो कॉपर है वो मोचित होता है। ठीक है, कॉपर निकलता है। अब वो कॉपर क्या करेगा, उस शुक्राणु की जो क्रियाशीलता है, उसकी जो गतिशीलता है, उसको कम कर देता है। अब जब क्रियाशीलता नहीं है, गतिशीलता नहीं है, पहुंचेगा कैसे अंडाणु तक? नहीं ना। तो यहाँ पर औषधि रहित IUD यानी कि लिपेस लूप होते हैं। तावा मोचक IUD, जिसमें अपन लेते हैं एग्जाम्पल कॉपर टी का, ठीक है, और हार्मोन मोचक IUD होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। तावा मोचक में अपन ने कॉपर टी देख लिया, इसमें क्या होगा कि आपके हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन या फिर LNG-20। ये क्या करते हैं? हार्मोन से जो है, हार्मोन के द्वारा कंट्रोल करते हैं किसको? शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को। ये कुछ ऐसी युक्तियां हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें कॉपर टी की, इसको गर्भाशय के अंदर रख दिया जाता है जिससे भाई बच्चा पैदा नहीं हो। अब ये जो जन्म नियंत्रण की विधियां हैं, ये किस प्रकार की विधियां हैं? ये होती है आपकी अस्थायी प्रकार की विधियां। कैसी? अस्थायी प्रकार की, यानी कि टेम्परेरी है। अगर एक से दूसरे बच्चे के बीच में गैप चाहिए होता है, ठीक है, तो या फिर थोड़े टाइम बच्चा नहीं चाहिए होता, तो उसके लिए ये जो है अस्थायी विधियां अपनाई जाती है।
जब अपन बात करते हैं ना स्थायी विधियों की, यानी कि परमानेंट इलाज कर दो कि अब तो बच्चा नहीं चाहिए, ऐसा कोई परमानेंट इलाज चाहिए, तो उसके अंदर अपनी शल्य चिकित्सा आती है, जिसमें अपन ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी को पढ़ते हैं। क्लियर? देखो यहाँ पर गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया यानी कि फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है। शुक्राणु की गतिशीलता व निषेचन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है कॉपर की वजह से। आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हुए गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी बनाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ आईयूडीज होती है जिनके द्वारा आपके शुक्राणु को अंडाणुओं से मिलने से रोका जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिए बात करते हैं पिल्स की, गोलियों की। आपने बहुत सारे ऐड जो है देखे होंगे टीवी में या फिर कहीं पे पैम्पलेट में देखे होंगे। क्या होता है कि कुछ गोलियां जो है वो स्त्रियों के द्वारा खाई जाती है भाई बच्चा पैदा ना करने के लिए। अब ये आपकी अलग अलग प्रकार की गोलियां होती है। प्रोजेस्ट्रोजन व अथवा प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के संयोजन की जो है ये गोलियां बनाई जाती हैं। 21 दिन तक इनको प्रतिदिन लेना होता है, यानी कि जब पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, मासिक चक्र स्टार्ट हुआ है, तो 1 से 21 दिन तक इनको रेगुलर एक एक गोली ली जाती है, फिर छोड़ दिया जाता है बाकी के 7-8 दिन, और फिर जब दोबारा पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो दोबारा से इनको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो ये जो आपकी जितनी भी गोलियां होती है, जितने भी ड्रग्स होते हैं, उनको बिना किसी चिकित्सक के सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, साथ के साथ ये आपके शरीर को हानि पहुंचा सकती है। इसीलिए बिना चिकित्सक की सलाह के ये जो दवाइयां हैं वो नहीं लेनी चाहिए। देखिए आतरव चक्र के प्रथम 5 दिनों से शुरू होती है, गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद ही फिर से वैसे ही लेनी होती है। क्लियर? देखिए अंडोत्सर्ग रोपण संदमन के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा गुणवत्ता में बदलाव तथा शुक्राणु का प्रवेश अवरुद्ध। अब भाई क्या होगा, ये जो गोलियां हैं इनकी वजह से जो शुक्राणु हैं वो आपके अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। जैसे कि प्रभावशाली होती हैं ये, और लेकिन इनके कम दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन इनके दुष्प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो खुद से ही कभी ये गोलियां नहीं लेनी चाहिए बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के। क्लियर? हफ्ते में एक बार आपकी जो सहेली है वो क्या है? गैर स्टेरॉइड सहेली। एक भाई ऐसी फ्रेंड वाली सहेली नहीं है, ये जो सहेली है वो आपकी गर्भ निरोध क्या है? गोली है। क्या है? गर्भ निरोध गोली है, जिसको हफ्ते में एक बार लिया जाता है। दुष्प्रभाव कम है, उच्च निरोधक क्षमता होती है, यानी कि ये शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा उच्च होती है। इसके दुष्प्रभाव भी हैं। ठीक है? क्लियर हुई बात? कम है लेकिन दुष्प्रभाव होते हैं। क्लियर? आगे देखिए अगला है अपना अंतर्रोप। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्ट्रोजन अकेले या एस्ट्रोजन के साथ संयोजन के टीके या त्वचा के नीचे अंतर्रोप कर लिया जाता है। ऐसे कुछ टीके हैं जो लगा लिए जाते हैं। कार्यविधि गर्भ निरोधक गोलियों की भांति ही कार्य करती है। अब गर्भ निरोधक गोलियों में क्या हुआ? आपके प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के संयोजन से बनी जो गोलियां हैं वही ली जाती हैं, जो कि इन दोनों के संयुग्मन को रोकती है। ऐसे ही सेम आपकी क्या होगी यहाँ पर? अंतर्रोप, जो कि क्या करेंगे? इन दोनों के संयुग्मन को रोकेंगे। ठीक है? इनकी जो कार्यविधि होगी वो सेम किसकी जैसी होगी? जो आपकी पिल्स अभी हमने बात की वैसी ही होगी। क्लियर? चले आगे देखिए अगला है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया के अंदर क्या होता है? शल्य क्रिया को अपन क्या कहते हैं? बंध्यकरण कहते हैं। नॉर्मल देसी लैंग्वेज में अपन इसको क्या कहते हैं? नसबंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नसबंदी। ये क्या है कि भाई गर्भ निरोधक का स्थायी माध्यम है। मैंने आपको बोला ना कि कुछ आपकी अस्थायी विधियां होती है, कुछ आपकी स्थायी विधियां होती है। अस्थायी का मतलब है टेम्परेरी, के 2 बच्चों के बीच में गैप चाहिए, थोड़े टाइम बच्चा नहीं चाहिए, या फिर खुद को रेस्ट करना है, कोई भी XYZ बात हो तो आपकी अस्थायी विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। स्थायी विधि के अंदर क्या होता है? जिन्होंने अपना पूरा परिवार प्लान कर लिया हो उनको आगे बच्चा चाहिए ही नहीं। ठीक है? तो इसके लिए आपके ये जो है नसबंदी करा ली जाती है मेल और फीमेल्स के द्वारा, जिसमें अगर अपन बात करें नर की
तो नर में क्या होता है, जो आपकी शुक्रवाहिका होती है, कौन, शुक्रवाहिका जो होती है, उनको काट के वहीं पर बांध दिया जाता है। अब जब उनको बांध दिया तो शुक्राणु बेचारे आगे नहीं गए, तो इसीलिए यहाँ पर इसको अपन क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्लियर। अगर अपन बात करें किसकी, फीमेल्स की यानी कि मादाओं की, तो उसमें क्या होता है, जो अंडवाहिनी है यानी कि फैलोपियन ट्यूब है, उसको काट दिया जाता है, उसको काट के वही बांध दिया जाता है, किसको, फैलोपियन ट्यूब को। अब देखो क्या होगा, अंडाशय से हर महीने एक अंडा निकलेगा, फैलोपियन ट्यूब के फिमरी वाले हिस्से में आएगा, लेकिन उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी क्योंकि उसको काट दिया गया है फैलोपियन ट्यूब को और बांध दिया गया है। और निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो जब फैलोपियन ट्यूब ही काट दी तो बेचारा वो शुक्राणु आके उसको कैसे निषेचित करेगा। अब मान लो कि आपके फैलोपियन ट्यूब तक वो शुक्राणु आ गया और उसको निषेचित भी कर दिया, लेकिन निषेचन के पश्चात क्या होता है, निषेचन के पश्चात जो है आपकी जो बनी है संरचना वो कहां पर जाती है, गर्भाशय में जाती है। अब लेकिन गर्भाशय तक जाने के लिए उसको रास्ता भी तो चाहिए। जब फैलोपियन ट्यूब कट गई है तो कहाँ का रास्ता बचा, नहीं ना, तो आपके निषेचन के बाद वो गर्भाशय तक भी नहीं पहुंच पाती। इसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्लियर हुई बात। यहाँ पर देखिए, युग्मक संचार अवरुद्ध हो जाता है, पुरुष में शुक्रवाहक उच्छेदन जिसे अपन वैसेक्टोमी कहते हैं, महिला में डिंबवाहिनी नली का उच्छेदन यानी कि अंडवाहिनी का उच्छेदन जिसे अपन कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। साधारण भाषा में अपन इसको क्या कहते हैं, नसबंदी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन की। ये अपना क्या है, नरजनन तंत्र। ये क्या होती है भाई, ये जो है वो वृषण है, ये है आपके अधिवृषण, और ये जो जा रही है वो आपकी क्या है, शुक्रवाहिका ही है। अब ये शुक्रवाहिकाओं को देखो काट के यहाँ से यही बांध दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई भाई, एक आदमी की नसबंदी हो गई, जिसको अपन क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। सेम अगर अपन बात करें यहाँ पर मादाओं की, तो उनके अंदर क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी होती है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब जो होती है उनको बांध दिया जाता है, काट दिया जाता है। देखो ये क्या है आपके, ये है अंडाशय यानी कि ओवेरी, ठीक है। ये क्या है आपके फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है फैलोपियन ट्यूब। ये है आपके यहाँ पर यूटेरस यानी कि गर्भाशय। अब क्या होता है, देखो इस जो अंडाशय है उससे हर महीने एक अंड कोशिका यहाँ से निकलती है और इस फैलोपियन ट्यूब में आती है, यहीं पर निषेचन होता है। लेकिन जब इसको काट के बांध दिया, चलो निषेचन भी हो गया, लेकिन वो आगे कैसे जाएगा, गर्भाशय तक नहीं जा जाएगा। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और ये क्या है भाई, स्थायी इलाज है बच्चा पैदा ना करने का, गर्भ निरोधक का, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, उदर में छोटा चीरा लगाकर योनि द्वारा डिंबवाहिनी नली का छोटा भाग या तो अलग कर दिया जाता है या उसको वही बांध दिया जाता है। गर्भ निरोधक उपाय के चुनाव व उपयोग शिक्षित चिकित्सा कर्मी विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद ही करने बैठ जाए, किसी यूं ही ऐसे ही किसी भी आदमी से करा ले या औरत से करा ले, नहीं। आपको ये जो जनन स्वास्थ्य है, इसमें कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, तो आपको चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं भैया यहाँ पर किसकी, एक नया टॉपिक इसी चैप्टर का, जिसे अपन कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको अपन कहते हैं MTP। अब ये MTP होता क्या है, इसको अपन कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपने सुना होगा, ये बहुत सारे ऐसे सीरियल्स भी देखे होंगे आपने, कि भाई कई लोग क्या करते हैं, माँ के गर्भ में बच्चे के भ्रूण का जो है लिंग का पता लगा लेते हैं कि भाई ये लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की होती है, अभी भी कई जगह ऐसा ही होता है कि अगर पेट के अंदर लड़की है, भ्रूण जो है वो लड़की है, तो उसको जो है क्या करवा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, यानी कि उसका मेडिकल टर्मिनेशन कर दिया जाता है, सहगर्भता का चिकित्सकीय समापन कर दिया जाता है, यानी कि उस बच्ची को पेट के अंदर ही मार दिया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या की जाती है।
तो यहाँ पर गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ समापन, प्रेरित गर्भपात या चिकित्सकीय सहगर्भता समापन आपके क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। अब जो फीमेल चाइल्ड है उनके बर्थ को बढ़ाने के लिए, उनके जन्म को बढ़ाने के लिए, कन्याओं के जन्म को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, सरकार के द्वारा एक नियम लागू किया गया, जिसमें अगर आप शिशु के लिंग का उसके जन्म से पहले पता लगाते हैं और उसका समापन करते हैं तो ये कानूनी अपराध है और इसके लिए सजा दी जाती है। और इसके लिए क्या दी जाती है, सजा दी जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं कि भाई ये जो MTP है, एक्ट है, उसके तहत इसको सजा दी गई है। भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में चिकित्सकीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति दी है। आप जो है कानूनी तौर पर करवा सकते हैं, लेकिन बच्चे का लिंग का पता नहीं करवा सकते। अंधाधुंध व गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या व भेदभाव को रोकने के लिए, ठीक है, अगर आप बच्चे के जन्म से पहले ही उसके लिंग का पता लगाते हैं तो ये क्या है, आपके लिए कानूनी अपराध है। क्लियर हुई बात, यहाँ पर समझ में आ गई। ये किस चीज़ के लिए किया गया, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा, आप बहुत सारे टीवी सीरियल्स के अंदर देखते होंगे या फिर मूवीज़ के अंदर देखते होंगे, या फिर हो सकता है आप जहाँ पर रहते हो तो अपने आसपास भी इस चीज़ को देखते होंगे कि जो लड़की है उसको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है ना, कि इस गांव में तो लड़की पैदा ही नहीं होती, पैदा कहाँ से होगी, उसको तो गर्भ के अंदर ही मार दिया है। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में शिक्षा रखते हैं, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है, तो आप अपने आसपास हो रहे इन चीज़ों को रोक सकते हैं। भाई आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप जो है आने वाली जनरेशन है, ठीक है। अगर लड़कियों को पेट के अंदर ही मार दिया जाएगा तो अगले जो लोग हैं वो कैसे जन्म लेंगे, एक माँ की कोख से ही तो हर कोई जन्म ले रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, अब मेडिकल टर्मिनेशन क्यों हो सकता है। भाई देखो, अनचाही सहगर्भता से मुक्ति के लिए जो है इसको स्वीकृति प्रदान की गई। हो सकता है कि कई लोग बच्चा प्लान नहीं करते हैं बट फिर भी उनके अनचाही सहगर्भता हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई अनचाही सहगर्भता से मुक्ति के लिए, कि कभी कोई चाहते हैं कि उन्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए तो वो इनिशियल फेज पे ही, बहुत स्टार्टिंग के दिनों में ही, देखो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो कितना होता है, 9 महीने का होता है लगभग, ठीक है। अगर जो है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने में ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका चिकित्सकीय समापन किया जा सकता है। किसमें, 3 महीने के अंदर ही ये जो चिकित्सकीय समापन है वो किया जा सकता है। अगर इसके बाद किया जाए तो ये क्या होता है, रिस्की होता है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। दूसरा क्या, मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपाय का असफल होना। मान लीजिए कि आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डोम्स यूज किए हैं बट वो असफल हो गए हैं। गोलियां खाने से भी क्या है, मान लीजिए कि गर्भ जो है वो आपके लग गया, तो इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है। असुरक्षित यौन संबंध का परिणाम, मान लीजिए कि बिना कॉन्डोम्स के ही आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, मैथुन की प्रक्रिया हुई है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई है, सहगर्भता हो गई है, उस केस में आपके इनका चिकित्सकीय समापन किया जा सकता है। बलात्कार में, कई केसेस में क्या होता है, बलात्कार किया जाता है और जो शुक्राणु है वो फीमेल के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस केस में आपके सहगर्भता का चिकित्सकीय समापन किया जा सकता है। और माँ अथवा भ्रूण में से हो सकता है, कई बार होता है ना कि अपन टेस्ट कराने जाते हैं, मेडिकल टेस्ट, और जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके कोई बीमारी होती है, जो बच्चा होता है उसके कोई बीमारी होती है, तो उनमें से दोनों के लिए भी अगर वो हानिकारक है वो प्रेगनेंसी, तो उसका टर्मिनेशन किया जा सकता है। टर्मिनेशन का मतलब होता है समापन, यानी कि खत्म करना, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन किन किन केसेस के अंदर किया जाता है कि अगर मान लीजिए अनचाही सहगर्भता हो, आपके बलात्कार की प्रक्रिया हो चुकी हो, या फिर आपके हो सकता हो कि गर्भ निरोध का जो यूज़ किया है वो आपके फेल हो गए हो, असफल हो गए हो, और या असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से प्रेगनेंसी हुई हो, तो इन केसेस में MTP किया जा सकता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। आगे देखिए, कब किया जाना चाहिए।
भाई ऐसा है क्या कि प्रेग्नेंट हो गए हैं और 4, 5, 6 महीने पर जो है बच्चा गिरा दिया जाए? नहीं, ये सहगर्भता की पहली तिमाही यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं उनमें ही सुरक्षित होता है। इसके बाद अगर ये प्रक्रिया की जाए तो ये आपके क्या होता है, संकटपूर्ण घातक हो सकता है। इसमें बच्चे को तो आप निकाल ही रहे, लेकिन साथ के साथ जो माँ है उसको भी बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। कई ऐसे देश हैं जहां पर आपके ये जो प्रेगनेंसी है इसका टर्मिनेशन यानी कि इसका समापन चौथे और 5वें महीने पर भी किया जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। पहली तिमाही पर ही इसका समापन किया जाना चाहिए। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अपन एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, यौन संचारित रोगों की। यौन संचारित रोग क्या होते हैं? देखो, यौन संचारित रोगों की जब अपन बात करते हैं ना, इसका मतलब है कि ये मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा यानी कि यौन संपर्क के द्वारा अगर कोई एक व्यक्ति इससे ग्रसित है तो दूसरे व्यक्ति में ये क्या हो जाए, संचारित हो जाए। इनको अपन बोलते हैं यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें ना कुछ यौन संचारित रोगों की, तो जीवाणु से होने वाले जो यौन संचारित रोग है, जैसे कि आपके क्या है, गोनेरिया, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, गोनेरिया को कहा जाता है सुजाक, जिसमें क्या होता है, जनन अंगों में सूजन आ जाती है। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें किसकी, सिफिलिस की, क्या है, सिफिलिस की अगर अपन बात करें तो वो भी आपके जीवाणु की वजह से ही होता है ना। तो ये आपके जीवाणु की वजह से होने वाली एसटीडी है। एसटीडी मतलब कि जो आपके यौन संचरण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। अगर अपन बात करें कि वायरस से होने वाली एसटीडी कौन कौन सी है, तो भाई जैसे कि अगर अपन सबसे बढ़िया एग्जांपल ले तो इसका क्या है, एड्स। एड्स जो है आपके क्या है, एक तरीके से एसटीडी है। क्यों? देखो, ये जो एड्स होता है वो आपके एचआईवी वायरस की वजह से होता है। अब ये एक से दूसरे में कैसे फैलेगा? या तो आपके यौन संचरण से फैलेगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसका खून किसी नॉर्मल व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, उससे फैल जाएगा, या फिर आपके संक्रमित सुइयों के उपयोग से। कई लोग क्या होता है कि आजकल की जो यूथ है वो आपके क्या करती है भाई, ड्रग्स लेती है। अब उन्हीं सुइयों का प्रयोग कर रहे हैं, टैटू बनवा रहे हैं उन्हीं सुइयों से, और वही मान लीजिए कोई उससे संक्रमित है एड्स से, वही सुई किसी दूसरे के लग गई संक्रमित वाली, तो उसके ब्लड के अंदर चला गया वो विषाणु, तो उसको क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। तो यहाँ पर ये विषाणु से होने वाले क्या है, ये जो है आपके विषाणु से होने वाली एसटीडी है। ऐसे अगर अपन बात करें तो गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पीस, ट्राइकोमोनियासिस, लैंगिक मस्से, यकृतशोथ बी, एड्स, जनिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीस जिसको अपन बोलते हैं क्लेमिडिया, ये सब क्या है, आपकी एसटीडी है, यानी कि यौन संपर्क की वजह से ही एक से दूसरे में फैलेगी। अब आप कहेंगे कि मैम कैसे बचा जा सकता है, तो देखो, सुरक्षित यौन संबंध के द्वारा बचा जा सकता है इन एसटीडी से। क्या भाई, सुरक्षित यौन संबंध से जो है आपके सुरक्षित यौन संबंध के द्वारा जो है इनसे बचा जा सकता है। सुरक्षित यौन संबंध से क्या मतलब है कि भाई कॉन्डोम्स का यूज किया जाए तो एसटीडी से बचा जा सकता है। दूसरा, अगर अपन बात करें स्वच्छता की, तो स्वच्छता से रहना चाहिए, इससे बचा जा सकता है। तीसरी, अगर अपन बात करें यहाँ पर कि और कैसे बचा जा सकता है, तो ये आपके सुरक्षित यौन संबंधों के साथ साथ आपके जो भरोसेमंद व्यक्ति हैं उन्हीं के साथ, एक ही व्यक्ति के साथ क्या हो, मैथुन की प्रक्रिया हो, यौन संपर्क हो। बहुत सारे लोगों के साथ यौन संपर्क नहीं रखना चाहिए, तो इन एसटीडी से बचा जा सकता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए बात करते हैं इन्हीं एसटीडी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर है अपना क्या, एचआईवी और यकृतशोथ बी। कैसे फैलेगा एक से दूसरे में, तो मैंने क्या कहा, संक्रमित सुइयों के प्रयोग से फैल सकता है, साथ के साथ संक्रमित खून चढ़ाने से फैल गया। मान लो किसी जो है माँ को है तो उस माँ से गर्भ में जा सकता है। तो देखो, संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, शल्य चिकित्सा के औजारों से, संक्रमित रक्ताधान से, संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु में, ठीक है, एक माँ से एक बच्चे में जा सकता है। यकृतशोथ भी जनिक परिसर व एचआईवी संक्रमण को छोड़कर सभी यौन रोग जो है वो उपचार योग्य है, लेकिन इनका कोई इलाज नहीं है।
इनमें क्या किया जा सकता है, जो मृत्यु है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, बट ये जो है इनके इलाज नहीं होते हैं। क्लियर। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर एड्स की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो वायरस है वो कौन सा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्लियर। अब यहाँ पर आपके क्या होता है कि ये जो HIV है ये संक्रमित कर देता है, तो ये हमारी ना टी हेल्पर कोशिकाएं जो होती हैं, टी हेल्पर लसिका अणु जो है उन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है। तभी तो इसका नाम क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता रोग। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे रोग एक साथ होते हैं, इसीलिए अपन इसको सिंड्रोम कहते हैं भाई, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काम ही नहीं कर रहा, तो बहुत सारे रोग हो जा रहे हैं, जीवाणु का भी इन्फेक्शन हो रहा है, विषाणु का भी हो रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर इससे जो है इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ थेरेपी है जिसे अपन कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसमें मृत्यु को आगे बढ़ाया जा सकता है, बट उसको रोका नहीं जा सकता। क्लियर। चलिए देखिए एसटीडी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि जो गुप्त अंग होते हैं उनमें खुजली होने लग सकती है, जनिक क्षेत्र में खुजली, तरल स्त्राव, हृदय का दर्द और सूजन, और दुर्गंध युक्त पदार्थ का स्त्राव भी हो सकता है। जो कंपैरेटिवली लड़कियां होती हैं उनमें संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी योनि के अंदर, वेजाइना के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके जल्दी ग्रो करते हैं और वहाँ ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं, तो संक्रमित स्त्री अलक्षणी हो सकती है। श्रोणी शोथज रोग, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, अस्थानिक सहगर्भता, बंध्यता, जनन मार्ग का कैंसर आदि ये किसकी वजह से हो सकते हैं, आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से, एसटीडी की वजह से ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब इनसे बचने के क्या उपाय है, तो देखो अनजाने बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें, कोंडोम्स का प्रयोग करें, आशंका पर प्राथमिक जांच के लिए भाई डॉक्टर से पहले ही सलाह ले ले कि भाई अपन को ये लग रहा है ऐसा कुछ है, तो डॉक्टर को आप पहले ही दिखा ले। क्लियर हुई बात। यहाँ पर ये बात हुई अपनी किसकी, एसटीडी की, यौन संचारित रोगों की। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की जिसका नाम है बंध्यता। बंध्यता का मतलब क्या होता है, देखो कई लोग क्या हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चा पैदा हो, लेकिन उनके बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। सिंपल सी चीज़ है कि भाई कोई कॉन्डोम्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई गोलियां नहीं खा रहे हैं, कोई भी शल्य चिकित्सा नहीं करवाई है, फिर भी असुरक्षित सहवास के बाद भी, मैथुन के बाद भी वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, यानी कि जो गर्भधारण है उसको नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं। अब इसके लिए हो सकता है कि कोई, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल एक स्त्री ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायी हो, एक नर भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो कुछ कृत्रिम विधियों के द्वारा ये जो बंध्यता है इसका निवारण किया जाता है। अब देखो हमारे समाज के अंदर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन हर एक परिवार को चाहिए कि हमारा खुद का बच्चा पैदा हो भाई, ठीक है। तो उनके लिए ये जो कृत्रिम विधियां हैं वो अपनाई जाती है गर्भधारण के लिए। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां नैदानिक जांच में सहायक, तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां जिन्हें अपन कहते हैं ART। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इन कुछ तकनीकों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे अपन कहते हैं पात्र निषेचन। पात्र निषेचन से आप क्या समझ रहे हैं, देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई, हो सकता है कोई स्त्री है वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, उसके अंदर अंडे बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसका जो गर्भाशय हो उसमें बच्चा ठहर नहीं रहा हो, है ना। या फिर हो सकता है किसी नर के अंदर शुक्राणु की जो गतिशीलता वो थोड़ी कम हो, है ना, कुछ भी बात हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पात्र निषेचन किया जाता है। अब क्या होगा, शरीर के बाहर जैसा शरीर का वातावरण होता है अंदर, वैसा ही वातावरण शरीर के बाहर बना के, और जो है अंड कोशिका ले ली जाती है और आपके शुक्राणु ले लिए जाते हैं, और उनको शरीर के बाहर ही उनका संलयन करवाया जाता है। अगर आपने कुछ मूवीज देखी हो तो कुछ ऐसी एक सलमान खान और प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी वाली मूवी भी है,
उसमें भी एक तरीके से जो है, जो रानू मुखर्जी होती है वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाती है ना, वो गिर जाती है, तो ऐसा होता है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। फिर प्रीति जिंटा को लाया जाता है सैरोगेट मदर बना के। अब ये सैरोगेट मदर क्या होती है, सैरोगेसी क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये कुछ कृत्रिम विधियां हैं जिनके द्वारा जो है गर्भ धारण किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो दाता स्त्री है उससे अंडाणु लेके और जो दाता नर है उससे शुक्राणु लेके उनको क्या किया जाता है, एक बाहर पात्र के अंदर इन दोनों का निषेचन करवाया जाता है और फिर उसको या तो गर्भाशय के अंदर या फिर अंडवाहिनी के अंदर अंतररोपित कर दिया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, आईवीएफ कहा जाता है। क्लियर। देखो क्या होगा आईवीएफ के अंदर कि भाई देखो फीमेल के अंदर से, एक मादा के अंदर से क्या निकाल लिया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो अंड कोशिकाएं उसको निकाल के रख लिया, ठीक है, लैब में। एक जो नर है, जो भी दाता नर है, उससे शुक्राणुओं को लिया और उनको क्या कर लिया, प्रिजर्व करके रख लिया, उनको सुरक्षित संरक्षित करके रख लिया। क्लियर। फिर क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये शुक्राणु है और अंडाणु है, इन दोनों का निषेचन करवाया गया, यानी कि इन दोनों का संलयन करवाया गया। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज जब यहाँ पर बनता है तो उसमें विदलन होता है और फिर उसको कहां पर अंतररोपित कर दिया जाता है, या तो गर्भाशय के अंदर अंतररोपित कर दिया जाएगा या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया जाएगा और फिर वहां पे क्या होता है, उस भ्रूण का विकास होता है। फिर वहां पर क्या होगा, उस भ्रूण का विकास होगा, यानी कि केवल जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कहां हो रही है, शरीर के बाहर हो रही है, जिसे अपन कहते हैं पात्रे निषेचन। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी में यही होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है कि दाता स्त्री से अंडा लिया, दाता नर से शुक्राणु लिए, उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचित करवाया जाता है, प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब देखो परिस्थितियां वही होनी चाहिए जो शरीर के अंदर है फीमेल की, वही परिस्थितियों को बाहर बनाया जाता है, तभी तो उन दोनों का निषेचन होगा, नहीं तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए, पर्टिकुलर परिस्थितियां चाहिए, तो उसके द्वारा जो है बाहर निषेचन करवाया जाता है, युग्मनज का निर्माण करवाया जाता है। अब इसमें पहली चीज अपन देखते हैं जिसे अपन कहते हैं जिफ्ट, ZIFT। ZIFT का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जो जायगोट बना है, जायगोट का मतलब होता है युग्मनज, जायगोट का मतलब क्या है बच्चे, युग्मनज। अब क्या होता है, इस युग्मनज को जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, अंडवाहिनी, उसके अंदर अंतररोपित कर दिया जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रारंभिक भ्रूण को फैलोपियन नलिका में जब स्थानांतरित किया जाता है तो उसका नाम होता है जिफ्ट। उसका नाम क्या होता है, जिफ्ट नाम होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से, भाई क्या हुआ, ये ओवेरी है, अंडाशय है, जिसमें से अंडकोशिका निकाल ली, एक नर के वृषण से जो है अपन को क्या मिल गया, यहाँ पर शुक्राणु मिल गए। क्लियर। अब दोनों को बाहर क्या कर लिया, निषेचित करवा दिया, शुक्राणु अंडाणु को दोनों को मिला दिया, इनका निषेचन हो गया। निषेचन के परिणाम स्वरूप आपके क्या हुई, ब्लास्टोसिस्ट बना है, ब्लास्टोमियर वाली स्टेज आई और उसको क्या कर दिया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर रोपित कर दिया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, रोपित कर दिया। फिर आगे जो है इसमें विदलन होंगे, विकास होंगे और फिर वो गर्भाशय के अंदर जाके क्या हो जाएगा, अंतररोपित हो जाएगा, जिसे अपन ने क्या नाम दे दिया, जिफ्ट नाम दे दिया। ये पात्रे निषेचन के अंदर ही एक विधि है अपनी। ठीक है। देखिए पात्रे निषेचन 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का भ्रूण परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT कहा जाता है। पात्रे निषेचन में पहली चीज अपन ने क्या देखी, जिफ्ट, दूसरी अपन ने यहाँ पर कौन सी देखी है, IUT। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें तो क्या हुआ, प्रारंभिक अवस्था में ही कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कि अंडवाहिनी के अंदर किसको रखा गया, उस कोशिका को, संरचना को रख दिया गया। लेकिन यहाँ पर IUT के अंदर क्या होगा, गर्भाशय के अंदर रखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो युग्मनज है उसको गर्भाशय के अंदर अंतररोपित किया जाता है। तो 8 ब्लास्टोमियर से अधिक की जब अवस्था होगी तो उसको गर्भाशय में स्थानांतरित करेंगे, जिसे अपन कहेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। यूटेराइन यानी कि यूटेरस के अंदर क्या हो गया, उस युग्मनज को ट्रांसफर किया है। क्लियर बात। यहाँ पर आगे देखिए,
अब बात करते हैं कि गर्भधारण की समस्या वाली स्त्रियों में, भाई जिनमें गर्भधारण हो नहीं पा रहा, अंडे तो उनके अंदर बन रहे हैं लेकिन वो धारण नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में इन विधियों को प्रयोग में लिया जाता है। स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन किया जाता है, किसके अंदर? जीवे निषेचन के अंदर। वो क्या चीज थी अभी जो थी? पात्रे निषेचन। वो क्या था? पात्रे निषेचन, जिसे अपन ने कहा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको अपन क्या कहते हैं? इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है? इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इन विट्रो का मतलब क्या होता है? इन विट्रो का मतलब होता है यहाँ पर इन विट्रो यानी कि पात्रे निषेचन। इन विवो का मतलब क्या है? कि युग्मक तो बन रहे हैं लेकिन निषेचन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन करवाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, वो अपने शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, तो उसके शुक्राणु को लिया जाता है, अंडाणु उसके अंदर बन ही रहे हैं, तो वहां पर ही उन दोनों का संलयन करवा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अपन क्या कहते हैं? जीवे निषेचन यानी कि इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन है, आईवीएफ तकनीक है, वो क्या हो गई? फेल हो गई, असफल हो गई। लेकिन जो एक फीमेल है, एक जो स्त्री है, उसकी फैलोपियन नलिका जो है, अंडवाहिनी जो है, वो काम की है। ठीक है, तो क्या किया भाई? ये काम किए, तो यानी कि इसमें तो युग्मक बन रहे हैं, तो जो शुक्राणु है उसको डायरेक्ट फैलोपियन नलिका के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, युग्मकों का संलयन कहाँ होगा? यहाँ पर युग्मकों का संलयन इस स्त्री के अंदर ही होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जीवे निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवे निषेचन, जिसमें अपन देखते हैं गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर क्या होता है? गमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या कहा जाता है? इसमें क्या होगा? गमीट यानी कि युग्मक को, किसको? युग्मक को फैलोपियन नलिका के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इसको अपन कहते हैं गिफ्ट। जिफ्ट देखा अपन ने, आईयूटी देखा, थर्ड अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जीवे निषेचन के अंदर गिफ्ट देख रहे हैं। क्लियर? देखो, जिन स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, दाता से अंडाणु स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सैरोगेसी। यहाँ पर वो सैरोगेट मदर काम में आती है, यानी कि उसकी जो कोक है वो किराए पे ली जाती है। ठीक है, उसकी कोक किराए पे ली जाती है कि भाई एक औरत ने अपने अंडे दे दिए, एक नर ने अपने शुक्राणु दे दिए, अब उसकी जो है उस कोक के अंदर इसको स्थापित करके यहाँ पर उसी के अंदर जो बच्चा है वो पलता है। क्लियर? देखिए आगे, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, जिसे अपन कहते हैं ICSI, जिसमें क्या होगा? प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की विशिष्ट विधि है। इसमें क्या होगा? शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में, क्या हुआ? शुक्राणु लिया एक सीरीज में, ठीक है, इंजेक्शन में निडल में शुक्राणु लिया, अंडाणु अंड कोशिका है उसको पकड़ के और उस शुक्राणु को डायरेक्ट उसके अंडाणु के अंदर डाला जाता है, जिससे उनके केंद्रकों का क्या हो जाता है? संलयन हो जाता है। कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है, ये क्या है? अंड कोशिका। अब इस निडल के थ्रू ये जो स्पर्म है, आपके शुक्राणु जो है, इसको डायरेक्ट इसके अंदर क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। ये क्या है? अपनी ICSI है। क्लियर? आगे देखिए, अगला है गर्भाशय वीर्य सेचन। यहाँ पर गर्भाशय वीर्य सेचन का मतलब क्या होता है कि आपके गर्भाशय के अंदर शुक्राणु जो है, आप देख रहे हैं, ये जो शुक्राणु हैं उनको यहाँ पर गर्भाशय के अंदर से होता हुआ अंड कोशिका तक भेजा जाता है। यानी कि अंड कोशिका बन रही है, लेकिन मान लीजिए कि जो नर है उसके अंदर जो गतिशीलता है शुक्राणु की वो कम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट शुक्राणु को कहाँ भेजा जाता है? उस अंड कोशिका के पास भेजा जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? गर्भाशय वीर्य सेचन कहा जाता है। शुक्राणु की संख्या कम होती है तो स्वस्थ दाता या पति से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? प्रविष्ट कर दिया जाता है। और ये बात हुई अपनी किसकी? इस चैप्टर की, और ये चैप्टर हो गया अपना खत्म।
2 नंबर का क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के अंदर से आने वाला है। आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर सकते हैं कि भाई जनसंख्या वृद्धि क्या है, जन्म नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी विधियां जो है वो इसमें अपनाई जाती हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो है एसटीडी क्या होती है, उससे क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन की किस किस तरीके से तकनीकें काम में लेके जो बंध्यता है उसको दूर किया जाता है। साथ के साथ हमने देखा एमटीपी के बारे में। क्लियर? तो यहाँ पर ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।